एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल स्थगित कर दिया गया है मंगलवार शाम 4 बजे तक के लिए। बाकी की चीजें, वो जो कारण है, वो बहुत जल्द अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आखिर किस वजह से ये स्थगित हुआ और कितनी चीजें उसमें रह गई हैं, लेकिन अभी तक जितने पॉइंट क्लियर हुए हैं उनमें बहुत सारी बातों को रखा गया है। स्वास्थ्य को लेकर, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य को लेकर फिशिंग हब बनाने की बात हुई है, स्कूल खोलने की बात हुई है, लेह में यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुई है। सबसे बड़ी बात, आपको कुछ पॉइंट्स और बता दें कि किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा सामने बनकर आया, अभी भी चल रहा है। कहा गया है कि लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास किया जाएगा और उम्मीद ये लग रही है कि हो सकता है कुछ चीजें अब आने के बाद यह आंदोलन शायद खत्म हो जाए। वो आगे का विषय है। बहुत सारी बातें हैं, असम पर, केरल पर बहुत सारा बजट दिया गया है। बंगाल पर करीब आपको बता दें 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। इसके साथ ही सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए देने की बात की है। बीमा क्षेत्र में सरकार बड़ा फैसला कर रही है। जो डूबे हुए कर्ज में हैं उन पर एक मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। इसके साथ ही 2021 और 22 तक की यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण जो बात आई है उसमें वित्तीय घाटा कम बताया जा रहा है, मतलब 6.8% ये घाटा बताया जा रहा है और जीडीपी का 9.5%। तो कुल मिलाकर अभी तक की चीजों को देखा जाए तो कैसा माने, कितना फायदा जनता को इससे होगा, और एक्चुअल में जो स्वास्थ्य को लेकर भी जो बजट आया है, तमाम चीजों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, जो बजट आया है, जो राशि निर्धारित की गई है, उसका इंप्लीमेंट कितना हो पाएगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ हैं। राजू मालवीय जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं। रवि वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक विश्लेषक हैं हमारे साथ दीपक भसीन जी। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में खिलावन चंद्राकर जी हैं। खिलावन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं दीपक जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि एक विश्लेषण पर हम बैठे हैं, बजट को लेके बैठे हैं, और इकोनॉमिस्ट के उसमें आपकी स्पेशलिटी क्या लगता है, कुछ पॉइंट्स जो अभी तक के क्लियर हुए हैं, कैसा माना जाए? बहुत संक्षेप में राखी, स्थिति यह है कि हंडिया से सिर्फ 2 ही चावल देखने पर्याप्त होते हैं। बजट की प्रक्रिया में स्पेंडिंग पे अलॉटमेंट कितना है ये देख लीजिए, बजट का घाटा कितना है ये देख लीजिए, आपको सारी तस्वीर साफ हो जाती है। 1917 से शुरू करें, 19 लाख करोड़ से हमने शुरू किया था। पिछला बजट जो था वो 27 लाख करोड़ का था। ये वाला कुछ 32-35 बताया जा रहा है, बहुत स्पष्ट नहीं आई है बात। लेकिन एक बात ये पक्की है कि हमारा बजट घाटा जो है वो पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं आपका ध्यान पीछे की तरफ ले जाऊं। संविधान शक्ति देता है सरकार को कि वो बिना बजट पास किए, सदन का अप्रूवल लिए टैक्सेस वसूल नहीं सकती। कहाँ कहाँ खर्च करना है उसका स्टेटमेंट जो है वो बजट है। अब मोटी मोटी सी बात यह है कि हमें ये देखना है कि 1952 के बाद, 52 के बाद एक असाधारण मंदी की स्थिति से गुजरा है भारत। जो कोविड में हुआ वो सबके सामने है, लगभग सारे विश्व के साथ हुआ, हम कोई अपवाद नहीं थे उसका। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा और सिंपल सा है। आप राशन कार्ड देश में एक कर रहे हैं, उसके लिए बजट में प्रपोजल लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिशिंग हब बनाने हैं, आप अलॉट कर दीजिए, उसको बजट के प्रपोजल्स में रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रश्न सीधा सा ये है कि जो 12 करोड़ नौकरियां गई, जिन सरकारों में लोगों के डीए कम हुए, वो मध्यम और छोटे उद्योग जो नष्ट हुए। कोरोना काल में हमने जो पैकेजेस दिए, मुक्त हस्त से बांटे हैं पैकेज, कभी बैंकिंग को, कभी ऑटो इंडस्ट्री को, क्या यह बजट किसी तरह उस नॉर्मलसी को पाने की कोशिश करता है एक सीधी प्रक्रिया द्वारा कि इस विपत्ति से निकलने के बाद हम लोगों के हाथ में कुछ धन दे पाते? मैं राखी, बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक राष्ट्र सशक्त नहीं होगा, जनता सशक्त नहीं होगी, बजट 2 दिशाओं में नहीं जा सकता। एक ऊर्जावान देश है भारत, इसका अर्थतंत्र जो है वो अपने आप चलता है, हमारी स्पेंडिंग से चलता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो जितनी भी साल भर की बता रहे हैं बजट में, उतना तो 2 महीने में हिंदुस्तान की जनता करती है।
तो मूल प्रश्न ये है कि एक असाधारण परिस्थिति के बाद जो ये बजट आया है, क्या वह उस असाधारण परिस्थिति को नॉर्मलाइज करने में जनता की मदद करेगा? इसका उत्तर है नहीं। इनकम टैक्स की बात एक, अन्य छूटों के बारे में अभी बीच बीच में कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर, क्यों हम बजट के पहले एक घोषणा पर दस्तखत करवा लें वित्त मंत्री के कि इस बजट के प्रपोजल में जितने भी खर्च मैं प्रस्तावित कर रहा हूं या कर रही हूं, ये अगली 31 मार्च तक कर दिए जाएंगे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, पिछले 10 सालों में 10 सालों में बजट एलोकेशन में जितना जितना आवंटन हुआ वो पूरा खर्च नहीं हुआ। बिल्कुल। उत्तर भारत में एक बड़े नेता के सामने किसी कॉलेज की प्रोफेसर ने कहा था कि मैं 30 साल से एडहॉक में हूं, रो पड़ी बेचारी। दूसरा पहलू यह है कि शिक्षा में जो भी छोटा मोटा हमारा बजटरी आवंटन पिछले साल का था, उसमें 17% खर्च नहीं हुआ। तो हमको कहीं से एक बात सीधी शुरू करनी होगी कि फाइनेंशियल बजटिंग को या तो हम दरकिनार करें, हम फिजिकल बजट बनाएं, हम जनता के सामने कहें कि इतनी नहरें, इतनी सड़कें, इतने शिक्षक, इतने टीवी टावर्स, बिल्कुल, इतने बांध, और अंत में बता दें कि इतने बने और इतने नहीं बने। अभी क्या हो रहा है कि यह बजट अन्य बजटों की तरह एक घुमावदार भूल भुलैया में है। स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, पैसा नहीं है। इनकम बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है, टैक्स कंप्लायंस नहीं। ठीक, चलिए, तो इस बजट ने निराश किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, आइए सुनते हैं। कितनी उम्मीदें पूरी हुई? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। तो देखा आपने, कुछ बातें वही हैं कि विकास, जन कल्याण और हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत सारे, निश्चित तौर पर देखिए हेल्थ को लेकर तो काफी अच्छा बजट भी आया है। योजनाओं के लिए ही 64,180 करोड़ रुपए, और बजट की यदि राशि की बात करें तो 2,38,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए दिए गए हैं। इसके साथ ही रेल कनेक्टिविटी की भी बात भी विश्वास सारंग ने भी कही है। बहुत सारी बातें हैं। आम जनता को इससे कितना रिलीफ मिलेगा, आम जनता इस वक्त क्या सोच रही होगी, ये बहुत बड़े सवाल है। दूसरी चीज, इस चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। राजू मालवीय जी, क्या लगता है बजट में अभी तक जितनी चीजों को रखा गया, जितने पॉइंट्स रखे गए हैं, आम जनता तक उनके डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात देखें, तो राशि के भी निर्धारण की हम बात देखें, जो राशि सामने आई है, कितना फायदा उनको मिलेगा जनता से जोड़कर यदि देखें, क्योंकि जनता बहुत उम्मीदें लगाए रहती है बजट से। राखी, मैं ये कहूंगी कि आदरणीय भसीन जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया, मैं उससे थोड़ा सा इतर देखती हूँ। आप देखिए कि पिछला जो साल था, उसकी कल्पना हम पिछले बजट बनाते समय न वर्ल्ड में किसी को नहीं थी, और उसके कारण जो पिछला साल हमारा बीता है वो अतिक्रमण के साथ संक्रमण का वर्ष बीता है। और उस वर्ष में हमें कई बार छोटे छोटे बजट प्रस्तुत करने पड़े जो हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किए, लेकिन आज का जो बजट था वो जिन परिस्थितियों में आया है, उन परिस्थितियों में हमें वह भी देखना जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी जहां 2 बार ग्लोबल इकोनॉमी माइनस में गई, वहीं भारत की जीडीपी भी 2 बार माइनस में गई। हमें लेकिन देश को बचाना था, देशवासियों को बचाना था, इसलिए हम हर उस चीज को सहन करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ हम कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उस एक वर्ष में हम उन सारी परिस्थितियों से देशवासी गुजरे हैं, और आज जो बजट हम लेकर के आए हैं, उस बजट में भी आपको उसकी प्रतिछाया दिखेगी कि हमने सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो हेल्थ के लिए दिया हुआ है,
और अगर मैं इसे बांटूं तो मैं कह सकती हूँ कि 6 पिलर्स में हमारा बजट आया है। स्वास्थ्य और कल्याण, जिसकी हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, भौतिक और वित्तीय पूंजी अधिसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नव प्रवर्तन और अनुसंधान विकास, और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इन 5 बिंदुओं के तहत हम पूरे बजट को समाहित कर सकते हैं। आज जो बजट आया है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा का अगला कदम है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देशवासी स्वस्थ होंगे तो जो गया है वो वापस आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो व्यक्ति ठीक रहेगा, और अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे देशवासियों के स्वास्थ्य को रखने की थी, और उसी दिशा में हमने इस बजट में 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का प्रारंभ किया है। आप देखिए कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, और आवश्यकता पड़ी तो इसे हम और बढ़ाएंगे। आज देशवासियों के साथ साथ हम अनेक देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा विषय होता है, जिसके लिए हम 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। ये मिशन पोषण मिशन 2002 होगा। जल सबको स्वच्छ जल मिल सके, इसके लिए जल मिशन की भी शुरुआत हमें करनी है। और बच्चे जिनका एक वैक्सीन के अभाव के कारण 50,000 बच्चे हर साल काल के गाल में समा जाते हैं, उनके लिए निमोक्कोकल वैक्सीन देश में शुरू किया जाएगा। 70,000 गाँव में हम वेलनेस सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। 602 क्रिटिकल केयर सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को हम कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 9 बायोसेफ्टी लेबल लैब भी शुरू किए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि हेल्थ की दिशा में एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर है। अभी आपने ही बताया, क्योंकि हम लोग भी सभी बजट को सुन रहे हैं और अफरा तफरी में सभी लोग हैं, क्योंकि एक चैनल से दूसरे चैनल और सारी दिशा में। तो बजट का अभी कुछ जो भाग बाकी है जो कल हमको देखने को मिलेगा, इसलिए आज संपूर्ण प्रक्रिया बजट पर नहीं व्यक्त की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह सकती हूँ कि 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। ठीक है, इस वक्त बीच में रोक रही हूँ राजू मालवीय जी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी।